नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बनती हैं। ऐसी ही कुछ खबरों का पिटारा लेकर हम आ रहे हैं अपनी खास पेशकश सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, हम पहले से ही कह रहे थे कमलनाथ सरकार सदी की भ्रष्ट सरकार थी। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जमा हो रहा था। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर कौन है ये वर्गीस, जवाब दें कमलनाथ। अच्छा, मैं शुरू से कहता था कि ये सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। आप लोग मानते नहीं थे। हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ जी ने, आप मानते ही नहीं थे। अब तो खुलासा आप ही लोगों ने किया है, अब तो मान जाओ। अब आपको भी लगता होगा कि खजाना खाली है का राग क्यों अलपता थे कमलनाथ जी। महिला बाल विकास का कुपोषण का पैसा राहुल बाबा के कुपोषण के दूर करने पे लगा रहे थे। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जा रहा था, राहुल बाबा के विदेश यात्राओं पे उनकी पे खर्च कर रहे थे। सिंधिया जी ने इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया था उस दौड़ से, क्योंकि भातो जी बोली लग रही थी कि कौन उगाई ज्यादा करके देगा। गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जिस तरह से कमलनाथ जी ने लूटी है इस मध्य प्रदेश में, और लूट लूट कर जिस तरह से बाहर भेजी है, तो मोहम्मद गजनबी की याद आती है। वो गजनबी जो विदेश से आया और भारत का पैसा लूट कर विदेश में ले गया, ऐसे ये मध्य प्रदेश के गरीबों का पैसा लूट कर कमलनाथ जी ने जघन्य पाप किया है, घृणित काम किया है इस देश प्रदेश की जनता का। कल से खामोश क्यों है? जवाब दें कि ये वर्गीस कौन है। क्यों नहीं जवाब दे रहा कोई कांग्रेस का व्यक्ति? मिगलानी जी आ जाए, वो ही बता दें। लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है कि कमलनाथ जी भ्रष्ट हैं। 100% मध्य प्रदेश की सरकार भी संज्ञान लेगी। हम विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे। हम इनकम टैक्स आईटी विभाग से भी बात करेंगे और रिकॉर्ड की मांग करके इन पर कार्रवाई करने के बारे में, ईओडब्ल्यू से कार्रवाई कराने के बारे में विचार करेंगे। इस खबर पर सीधे चलते हमारे संवाददाता सनी मालवी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सनी, चुनाव प्रचार से पहले भी, चुनाव के बाद भी लगातार हमलावर है नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर, और उनके निशाने पर ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही रहते हैं, और इस बार भी उन्होंने कई गंभीर आरोप सीधे सीधे कमलनाथ पर लगाए हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 28 विधानसभा में उपचुनाव और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन अभी भी जो सूबे की सरकार के जो गृह मंत्री हैं लगातार कमलनाथ पे हमला बोल रहा है। अब सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए आड़े हाथ लिया, और उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार के दौरान गरीबों को 106 करोड़ लूट कर दिल्ली आकलावन के पास पहुंच गए थे। और मिश्रा ने कहा कि बीजेपी पहले से ही बोल रही थी कमलनाथ सरकार सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है और वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया गया। कमलनाथ ने महिला एवं बाल विकास में विभाग ने भी कुपोषण का पैसा राहुल गांधी के कुपोषण दूर करने में लगा दिया। और गृह मंत्री ने साथ ही एक बड़ा बयान तंज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की विशेषज्ञों को लेकर जांच कराएगी और इस मामले को लेकर संज्ञान लेगी। क्या लगता है, इस पर कोई अभी तक कांग्रेस का जवाब नहीं आया? सनी, इनका कोई पलटवार आमतौर पर किया जाता है? जी बिल्कुल, निश्चित इसको लेकर अभी कांग्रेस के किसी भी नेता या वरिष्ठ नेता का लेकर कोई बयान सामने आया। अभी तक बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा ही कांग्रेस पर लगातार हमले बोल रहे हैं। चलिए सनी, आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर। अगली खबर का भी हम रुख करते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। किसानों को पराली जलाने के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रभावी पहल की है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश में पराली को उपयोगी बायोगैस में बदला जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। किसानों के पास इसके अलावा कोई आसान विकल्प भी नहीं है। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था के असली नायक अन्नदाता किसान पर्यावरण के खलनायक के रूप में नजर आ रहे हैं। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श कर मध्य प्रदेश में पराली से उपयोगी बायोगैस बनाने के उपाय पर अमल किया जा रहा है। मैं दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भेंट की और उनसे पराली की समस्या के बारे में चर्चा की और उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार पराली से गैस और एथेनॉल जो किसान बनाएंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, उनको पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीदेगी, जिससे किसान की आय अतिरिक्त होगी। यानी आम के आम और गुठली के दाम भी होंगे, पर्यावरण की रक्षा भी होगी, प्रदूषण का जो खतरा है उससे मुक्ति मिलेगी। खेतों में पराली जलाने से जो फलदार वृक्ष है वो जलते हैं, गाँव में आग लग जाती है जिससे जनहानि भी होती है, धनहानि भी होती है और पशुहानि भी होती है, उससे मुक्ति मिलेगी। और किसान की आय जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आज 2 गुना करना है, उसमें भी सहायक सिद्ध होगी। सनी, जिस तरह से कृषि मंत्री कह रहे हैं और सरकार का भी यही ध्येय है, यही मंशा है कि खेती को मुनाफे का धंधा बनाया जाए और किसानों के हित में सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है। पराली एक बड़ा संकट पर्यावरण के लिए बन गया है और पराली से निजात कैसे पाई जाए, और अब एक नई कहना चाहिए कि अभिनव प्रयोग करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। जिस तरह से कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पराली से अब बायोगैस बनाई जाएगी ताकि किसानों को पराली से भी मुक्ति मिल जाए और एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी उनके लिए बन जाए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कृषि को किसानों का खेती का धंधा बनाने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। किसानों को पराली जलाने के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए अब कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रभावी पहल की है। प्रस्तावित योजना के तहत मध्य प्रदेश में पराली को उपयोग बायोगैस बदला जाएगा और कृषि मंत्री ने कहा है कि खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। किसानों के पास इसके अलावा कोई आसान विकल्प भी नहीं है। इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था के असली नायक अन्नदाता किसान पर्यावरण के खलनायक के रूप में आते जा रहे हैं। और मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ जुड़ी दिक्कतों को समझे बिना इसका हल निकाला सकता है। खेती, हर मजदूर की कमी और फसल की कटाई और लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी किसानों को लेकर लगातार काम कर रही है। और जिस प्रकार से खेती, हर मजदूरों की कमी और फसल की कटाई में हार्वेस्टर के उपयोग से पराली की बड़ी समस्या बनी थी, इसका समाधान किसान को जेल पहुंचाकर निकाला जा सकता है। इसलिए सरकार का सहयोगी बनकर रास्ता निकालना होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कृषि विज्ञानों से विचार विमर्श करके मध्य प्रदेश की पराली से उपयोगी बायोगैस बनाने के उपयोग पर अमल शुरू किया जा रहा है। सनी, एक बात और है, कल ही कृषि मंत्री का बयान आया था कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी दिल्ली जाकर, जहां मंडियों में पेट्रोल पंप खोलने का भी एक प्रयोग किया जा रहा है। अब पराली से बायोगैस बनाने की कवायद की जा रही है। ये तमाम बातें जो हैं अभी ज़मीनी स्तर पर कब तक आ सकेंगी, जब तक ये तमाम योजना, ये अभिनव प्रयोग ज़मीन पर नहीं आ जाते तब तक जो है किसानों को इनका फ़ायदा मिलना है नहीं। अभी तो सारी चीज़ें सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित है। क्या लगता है केंद्र सरकार कब तक इस मामले में राज्य सरकार की मदद करेगी और ये जो योजनाएं हैं वो अमली जामा पहन पाएंगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के बाद अब बीजेपी में जो मध्य प्रदेश की सरकार बनी है और लगातार सरकार भी अब बीजेपी किसानों के हित में काम कर रही है और लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करके अब इस योजना को जल्द ही पहल करने जाएगी। इसको लेकर अब जो विधानसभा में ये जो है वो प्रस्ताव लाया जाएगा। जिस प्रकार से जो मंडी में अब जो पेट्रोल पंप खोलने की बात की जा रही है उसको लेकर भी अब विचार विमर्श चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी इस तमाम जानकारी के लिए। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रोजगार को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया है। उनका कहना है सरकार रोजगार जो है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध करा रही है। पूरे देश में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मनरेगा का काम हमने छत्तीसगढ़ में किया।
कोरोना जैसी स्थिति में मनरेगा का काम रुका नहीं और रोजगार के साथ ही फाइनेंस की चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस तरह से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मकसद है सरकार का और प्रचुर मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार सजग है। देखिए, मेरा मानना है कि सरकार पूरी तौर पर रोजगार उपलब्ध करा रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। पूरे देश में सर्वाधिक मनरेगा के काम हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना पीरियड के बावजूद हुआ है, तो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। दूसरा, बेरोजगार लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, उसके लिए भी नई नई स्कीम लागू की जा रही है और रोजगार के साथ साथ में उनको रोजगार करने के लिए लोन है, फाइनेंस है, कई प्रकार की चीज वो सब भी लागू किया जा रहा है। चलते हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। निधि, हमेशा से ही रोजगार को लेकर सरकारों से सवाल किए जाते हैं। सरकारें जो हैं सवालों के कटघरे में खड़ी होती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। रोजगार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर भी रोजगार को लेकर कई तरह की सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ताम्रध्वज साहू ने जिस तरह से बात की कि मनरेगा का पूरा काम हमने कोरोना काल में भी करवाया, लोगों को रोजगार दिया और भरपूर मात्रा में जो है रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या काम कर रही है, किस तरह से रोजगार के साधन सृजित किए जाएंगे, किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में युवाओं को काम किया जाएगा या सरकारी नौकरियां किस तरह से निकाली जाएंगी, उनमें किस तरह से भर्ती होंगी, इस बात का अभी कोई भी उल्लेख नहीं है। बस कहा जा रहा है कि हम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। क्या कहेंगी? बिल्कुल अविनाश, अगर रोजगार की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा दल के लोगों द्वारा लगातार रोजगार को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि रोजगार अब तक नहीं बढ़ी है और बेरोजगार जो युवा हैं वो यूं ही भटक रहे हैं। राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना और किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं तो जरूर बनाई हैं, लेकिन रोजगार के लिए कोई माध्यम नहीं है। इसके साथ साथ जो गोधन न्याय योजना बनाई गई है उसको लेकर भाजपा ने कई तरह के तंज भी कसे कि अब जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है वो गोबर बिनने का काम करेंगे। कई तरह से ट्वीट करके कुछ युवाओं ने भी इस तरह के सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किए और कई तरह के सवालों के जो जवाब है वो मांगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि कोरोना जैसी स्थिति में भी हमने लगातार मनरेगा का काम शुरू रखा है। मनरेगा के कार्यों में किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती गई है। लगातार कोरोना काल में भी ये कार्य चलता रहा है और इसके जरिए हमने बहुत से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। और रही बात बेरोजगार युवाओं के रोजगार की, तो निश्चित ही राज्य सरकार उस ओर भी लगातार पहल कर रही है और आने वाले समय में रोजगार भी बढ़ेंगे और जो युवा है उनकी बेरोजगारी भी कम होगी। लेकिन अगर अविनाश हम बात करें तो 2 साल सरकार के शासनकाल को पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जो बेरोजगारी दूर होने की स्थिति दिखाई देनी चाहिए वो कुछ हद तक इन 2 सालों में कम ही नजर आ रही है। फिलहाल ये सवाल है कि आने वाले सालों में किस तरह से राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए काम करती है, पहल करती है। जी बिल्कुल निधि, देखना होगा क्योंकि सरकार के दावों में कितना दम है ये भी देखना ज़रूरी है। आने वाले सालों में किस तरह से सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करती है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किस तरह से काम होते हैं, देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए निधि हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से ही अगली खबर है जहां किसानों की चौथी किस्त की राशि को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसे लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं। नवंबर पूरा गुजर गया, बावजूद इसके अब तक कोई धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। वहीं डॉक्टर रमन सिंह द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जिन्होंने किसान के हित में कभी कोई फैसला लिया ही नहीं, उन्हें किसान और धान को लेकर कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान की चौथी किस्त आगामी वित्तीय वर्ष यानी मार्च के पहले देने की बात कही है। शासन की बात है, 4 किस्त में देने का फैसला लिया, जिसमें 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और उसके बाद मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि इसे वित्तीय वर्ष के पहले ही, इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त दे दी जाएगी, मतलब मार्च के पहले। कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है। धान की खरीदी में आज पूरे छत्तीसगढ़ में आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा धान की कटाई हो गई, मिसाई हो गई, घर पहुंच गया और
बारिश कब है कि रोज़ बारिश हो रही है, खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है। इनको 1 नवंबर से आते आते 1 दिसंबर हो गया और बड़े बड़ी घोषणा करने के बाद नंबर 2 जिनको कहा जाता है, ऐसे मंत्री ने तो ये कहा था कि पूरा 1 किस्त, 2 किस्त और 3 और चौथी किस्त धान की पूरी किस्त 1 नवंबर के पहले नहीं मिला तो मैं पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब किसान इंतजार कर रहा है, इस्तीफ़ा देने की स्थिति बनती है या किसानों को 1 नवंबर तो चला गया, 1 दिसंबर के पहले या धान खरीदी के पहले क्या उनको चौथी किस्त मिल पाएगी? मैं अपने भाजपाई मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, एक बार तो हिम्मत जुटाएं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को चिट्ठी तो लिखें कि छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में धान की खरीदी 2500 रुपया प्रति क्विंटल में हम लोग करने जा रहे हैं। उसको केंद्र सरकार सहमति दे, केवल इतना तो लिखें, तब तो धान के बारे में उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार होगा। वरना मैं समझता हूं कि कोई भी भाजपाई को धान के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। निधि, आपने भी सुना होगा कि अब जो भी सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने वाली सियासत हो रही है। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर जहां रमन सिंह सरकार पर मुखर हैं, हमलावर हैं, सरकार का अपना तर्क है कि उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार की तरफ वो अभी भी देख रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जिस तरह से कहा, तो कुल जमा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो है पिस रहा है आम आदमी, किसान। और धान खरीदी को लेकर जिस तरह से बोल रहे हैं रमन सिंह कि अभी तक कोई शुरुआत ही नहीं हुई है, हालांकि 1 दिसंबर से खरीदने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी उसकी कोई तैयारियां नजर नहीं आती छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगी? निश्चित तौर पर अगर बात की जाए धान खरीदी क्यों नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो इतनी लेट लतीफी क्यों? इसके साथ ही जो किसानों को धान के बोनस की राशि मिलनी थी, वो राशि की चौथी किस्त, इन सारी चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में केवल और केवल सियासत हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि आखिरकार किसानों का हितैषी कौन है? क्योंकि अगर हम बात करेंगे धान खरीदी को लेकर के, तो लगातार भाजपा ने सदन में भी ये सवाल उठाया था और मांग की थी कि 1 नवंबर से ही धान की खरीदी की जानी चाहिए। लेकिन इसका टीकरा सीधे सीधे राज्य सरकार ने केंद्र पर फोड़ा और कहा कि बारदानों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि न होने की वजह से ही हमने अब तक धान की खरीदी नहीं की, और 1 महीने की लेट लतीफी हमें धान की खरीदी में इसलिए करनी पड़ रही है कि बारदाने की प्रचुर उपलब्धता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अब भाजपा द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी थी, वो खरीदी तो अब तक शुरू नहीं की गई है, लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष से जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि मार्च के पहले ही किसानों को चौथी किस्त दे दी जाएगी, तो जब इन्होंने खरीदी ही अब तक नहीं की है तो चौथी किस्त क्या देंगे? इन सारी चीजों को लेकर हमें सियासत देखने को मिल रही है। तो वहीं सीधे तौर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कह दिया है कि जिस 15 साल के शासनकाल में रही सरकार ने किसानों को लेकर एक भी हित का काम नहीं किया, उन्हें धान खरीदी, किसान या किस्त को लेकर बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। लगातार सियासत धान को लेकर, किसान को लेकर तो देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात यह है कि आखिरकार किसानों का हितैषी सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दीदी, लेकिन एक बात तो है, दोनों ही किसान हितैषी बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन किसान क्या सोच रहा है इनकी दोनों की आपसी लड़ाई में, ये थोड़ा सा हमें बता सकें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो केंद्रीय कृषि कानून जिस तरह से बना है उसको लेकर एक रणनीति अब किसानों ने बनाई है कि 26 और 27 तारीख को एक विशेष आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ये जो धान खरीदी को लेकर लेट लतीफी की जा रही है, किसान उससे भी राज्य सरकार से परेशान है। और अगर हम बात करें तो कृषि कानून और किसानों के धान को खरीदने में लेट लतीफी, यानी कि ये बात बोले कि किसान केंद्र और राज्य दोनों से ही परेशान है। किसान आखिरकार ये मांग कर रहा है कि उनके हित में फैसला हो जिनका सीधा सीधा उन्हें लाभ पहुंचे, ना कि किसी की सियासत बने, क्योंकि लगातार किसान ही एक मुद्दा बना हुआ है राजनीति का, सियासत का, लेकिन कहीं से किसान का कोई लाभ या उसका कोई भला नहीं दिखाई दे रहा है।
चलिए देखना होगा अब क्या कुछ आगे होता है, और जो दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा उन दावों पर कितना खरा उतरती है भूपेश सरकार, या फिर जिस तरह से विपक्ष ने आड़े हाथों लेके रखा हुआ है भूपेश सरकार को, ये सिलसिला जारी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गोरखपुर का दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अब फिल्म प्रोडक्शन और अभिनय की बारीकियों को सिखाने का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसको लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की। कुलपति ने सांसद से फिल्म प्रोडक्शन पाठ्यक्रम और खेलो इंडिया के तहत भेजे गए प्रस्तावों के बारे में चर्चा की। आपको बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस कोर्स को शुरू कराने के लिए सांसद रवि किशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा था। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।